सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ PMLN है, तो तीसरी तरफ कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें पूरी तरह कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमारे लिए घेरा तंग कर दिया गया है, हमें स्पेस नहीं दी जा रही। तो ऑब्वियसली इलेक्शंस जो हैं उनको शायद इल्तिबा का शिकार भी हो सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा कह रहे हैं। मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की ये गुफ्तगू सुनी, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी ये बात आई, और भी 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये कह रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलबत्ता ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह तैयार हैं। और आज क्वेटा में उन्होंने बात भी की, फिर उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि वोट को इज्जत दें, बल्कि इस तरह ना करें कि एक ये तासुर ना दें या ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि जी एक सुपर लाडला आ गया है। और अब जो ग्राउंड बन रहा है उससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। चले ये तो दूर की बात है, होंगे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। एक बहुत अहम चीज़ रहती है, अभी आई थिंक 44 दिन है, अगर 8 फरवरी तक काउंट किया जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उनकी तहायात नाअहली है उस हवाले से क्या हुआ, क्या कोई फैसला आया। तो दूसरी तरफ दानियाल अजीज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। पाकिस्तान की सियासत में दानियाल और दानियाल की फैमिली, दानियाल अजीज़ साहब के वालिद, इनका एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। सो PMLN पर जब बुरा वक्त आया तो दानियाल अजीज़ वॉज वन ऑफ द फोर फ्रंट में जो रहकर जिन्होंने काफ़ी तनकीद भी की और हर तरह का पनामा लीक्स का जवाब भी दिया, प्रेस को भी फेस किया। देन ही ऑल्सो हैड अ पर्सनल ट्रेजेडी बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेल, ही इज़ आउट ऑफ इट। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स वेरी नाइस टू सी यू, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड लेट मी बिगिन ऑन दिस नोट कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शो में शरीक हो रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले या आज ही आपको एक शो कॉज नोटिस दिया आपकी पार्टी ने और ये कहा है कि आप ये तनकीद क्यों कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी है, या फिर ये भी एक सवाल आ रहा है कि ये दानियाल साहब बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़बान क्यों बोल रहे हैं। ये एहसन इकबाल साहब ने कहा, यानी कि ऑपोजिशन की ज़बान क्यों बोल रहे हैं। जी ऐसी बात नहीं है, शोकाज नोटिस तो मैंने नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा उसको पढ़ लूंगा तो फिर अगर वो है तो उसका मैं जवाब दे लूंगा। लेकिन गुजारिश नहीं है, जो टॉपिक है उसकी तरफ आए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, सन 1947 से लेके आज तक कभी इतनी नहीं हुई और लोग आवाम शिकस्त तो रेख्त हो गई इससे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि माजी के जो फेलियर्स हैं उनका तदारक होना चाहिए और हमें एक मजबूत प्लान लेके सामने आना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो दोबारा ना हो सके। और उसमें हमारा इंफॉर्मेशन का जो सारा निज़ाम है वो भी बहुत नाकस रहा है, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सके। अगर एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि PTI ने ये महंगाई की है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये कैसे हुई है और कौन जिम्मेदार है और कौन उससे मुस्तफीद हो रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनकी मीटिंग्स में ये फिर क्या कर रहे थे, ये क्या एकदम ये इंचार्ज थे इंटरनेशनल लेवल से, तमाम सूबे वहाँ पर थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वहाँ पर तलब होती थी, वहाँ पर कंपटीशन कमीशन आती थी, वहाँ पर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, फूड सिक्योरिटी, और वहाँ पर अगर आप प्रेस तो वहाँ टमाटर की, गंदम की, घी की, तेल की, LPG की, बिजली की, गैस की, तो ये सारी चीजें इन्होंने अगर जिम्मेदारी ली थी तो आप उससे कासर क्यों है। इनको चाहिए कि कम से कम ये चीज माने और बताएं, और अगर इनसे नहीं हो पा रहा था तो वो भी बात बताएं। तो अच्छा दानियाल, आपने कहा चले कि ये बात ठीक है, रिकॉर्ड महंगाई है, और आपने कहा एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ आना चाहिए। कौन आएगा कॉन्क्रीट प्लान के साथ? देखे ना, वही पुरानी बातें, वही तंज, वही तकरार। ये भी कहा जा रहा है कि शायद PMLN की वो पॉपुलैरिटी नहीं है पंजाब में अब या दीगर जगहों पे जो होनी चाहिए या जो एक्सपेक्टेड थी। अब मुझे नहीं पता, ग्राउंड की पल्स तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, आप अवामी नुमाइंदा भी हैं, आप अपने हल्के में जीतते भी रहे हैं, फिर आपका अपनी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? तो मैं समझता हूँ जी मीडिया, मैं समझता हूँ
दानियाल, सॉरी वी हैड लॉस्ट द कनेक्शन विद यू। अच्छा, यू वर सेइंग कि किस पर प्रॉब्लम फिक्स, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर फिक्स होती है? जी, ये जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है प्राइस कंट्रोल का, उसमें तो वाज़ेह तौर पर एहसन इकबाल साहब पे होती है। ठीक। लेकिन इसके अलावा जो अगर वो कह रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये जो सारी प्रेस रिलीजेस हैं, ये जितनी मीटिंग्स होती रही हैं, जो वो इकदाम करते रहे, वो सारी नोटेड है वहाँ पर, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैं हैरान हूँ, इतने सीनियर लेवल पे होके तो वो सीधे मुंह कह रहे हैं कि जी मेरा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। तो फिर कौन शेयर करता रहा वो मीटिंग्स, वहाँ क्या गुफ्तगू होती रही सारा कुछ, या वो सिर्फ गंगलों से मिट्टी झाड़ रहे थे और वो लोगों की आंखों में धूल बिताने के लोग बिजी डू नथिंग, वो क्या था? तो दानियाल, पीएमएलएन की ओवरऑल पॉपुलैरिटी के बारे में क्या ख्याल है? मतलब है इसलिए कि देखें ना, पीडीएम में गवर्नमेंट की आप लोग हुकूमत को ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है जी, मुल्क बचाने आए हैं, मुल्क बचाने आए हैं, मुल्क बचाने आए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को टैकल किया जा रहा है। अब जब केयर टेकर गवर्नमेंट है और आपको पता है कि पीछे से कौन उनको मदद कर रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है, तो पीएमएलएन की पोजीशन क्या है? डू यू थिंक कि सिंपल मेजॉरिटी विल बी इनफ फॉर देम टू मेक अ गवर्नमेंट एंड मूव ऑन? मैं समझता हूँ जी, माजी में तो पीएमएलएन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है महंगाई के हवाले से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तमाम जमातों के अगर मुकाबला करवाया जाए तो पीएमएलएन की 3 हुकूमतों के दौरान सबसे कम महंगाई रही है पाकिस्तान की तारीख में। और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तो डिस्मल रिकॉर्ड है, लेकिन इस दफा आके तो एहसन इकबाल साहब वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के हेड बन गए और महंगाई जो है वो छत में से फाड़ के निकल गई। तो वो इस चीज का जवाब दें कि अगर वो समझते हैं कि उनका ये मैंडेट नहीं था, तो फिर ये क्यों ये मीटिंग्स कर रहे थे, इंतजामिया का वक्त क्यों जाया कर रहे थे? और अगर उनसे सही निशानदेही नहीं हो सकती और पाकिस्तान ने ये सफर किया है, तो फिर ये भी उनको बताना चाहिए कि आइंदा मैं नहीं करूंगा जो भी है, लेकिन कम से कम हम फ्यूचर में तो ये दोबारा मिस्टेक रिपीट ना करें ना। ओके, तो बट यू थिंक ही इज solely रिस्पॉन्सिबल, द ओनली पर्सन, या पूरी पीडीएम की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी? बिकॉज अब तो प्रॉब्लम और ब्लेम शिफ्ट करने की बारी आ रही है ना। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम क्या कर सकते थे, ये फेडरल गवर्नमेंट में थे। प्राइस कंट्रोल नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी थी जी, तो इसके जो सरबराह थे वो तो यही थे, उसमें कोई जेयूआई या कोई और तो नहीं था। तो ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये कह देना कि जी मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था, ये किस तरह की बात है? मेरा मतलब है कि सारा रिकॉर्ड कुछ और बोल रहा है, तो इनके कहने से तो नहीं ना वो सच हो जाना। सच तो ये है कि इनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, बात से तो नहीं बना रहा आप नहीं, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। मैं अपना मजाक बना रहा हूँ। अगर ये समझते हैं कि जो महंगाई पाकिस्तान से टूट रही है, अगर इनके दिल के करीब वो मजाक है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है चीन का। तो फिर दानियाल, मतलब है कि आई मीन लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या कहें? मतलब इलेक्शन से पहले मैं तो बताऊंगा ही कि इसका हल क्या है और ये क्यों हुआ है, सारा कुछ वो आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्या करते रहे? अच्छा दानियाल, मुझे खाली ये बता दीजिएगा कि इस वक्त पीएमएलएन की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वापस आने से क्या पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? क्या पीएमएलएन के वोटर को कुछ थोड़ा सहारा हुआ है? बिकॉज लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देयर कुड बी अ वेरी लेस टर्न आउट। लोग जो है या अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक सोर्ट ऑफ डीमोटिवेटेड है इन तमाम हालात की वजह से। किस वजह से? मैं समझता हूँ जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी निजी इदारों ने किए हैं, उसमें 70, 74, 76 लोग जो हैं, 30 लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका नंबर 1 इशू महंगाई है। अगर दूसरा कोई इशू है तो वो बेरोजगारी है। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ। इसका अगर हम हल लेके जाएंगे बाजार में, अगर वो क्रेडिबल होगा, लेजिटिमेट होगा, बिलीवेबल होगा, तो लोग फिर इस बात के पीछे अपना ट्रस्ट डाल देंगे। तो अगर हम कहें कि हमने सब सही किया और फिर से 42% करने वालों को बैठा देंगे, तो फिर तो आपका क्या ख्याल है, वो मानेगा ये बात? नहीं, ऑब्वियसली मैं मतलब हमें तो पब्लिक की पल्स है, वो तो नहीं मान रहे। वो तो मतलब वो कह रहे हैं जी हमारे मसले ही कुछ और हैं, आप लोग हमारे मसले हल करने के बजाय आपस में तनकीद, और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काफ़ी तनकीद हो रही है। अब महंगाई लीग है, वो कहते हैं नून लीग, और उसके साथ उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत ही नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि एक ख़ास मखसूस प्लेटफॉर्म इनको मिल जाए और फिर ये बेसाखियों के सहारे आ जाएं और आकर हुकूमत में बैठ जाएं। लेकिन वो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के हम ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये तो बात तो हो रही है महंगाई की, तो इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो PTI है या जो
पीपल्स पार्टी है, रिकॉर्ड है जी बहुत ही खराब। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है दोस्त मोहम्मद कोसा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदानों में शुमार होते हैं। उसके साथ साथ अरशद वोरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं दोस्त मोहम्मद कोसा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि क्या माहौल बन रहा है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो क्वेटा में बातचीत की, बलूचिस्तान में बात की, मुझे ऐसे लग रहा है सिर्फ, और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी बहरहाल एक बड़ा जलसा है, तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि दो पार्टीज पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और उसमें जा चुकी हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की असेसमेंट पंजाब के हवाले से अब क्या है, क्योंकि एक दफा तो कहा जाता था ना कि पंजाब में सिर्फ पीएमएलएन का डंका चलता है, लेकिन बिलावल तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अब वहां पर मामलात कुछ और है। जी मोस्ट डेफिनेटली जी, हालात भी तब्दील हैं, वक्त के साथ साथ मामलात भी तब्दील हैं, और जिस सतह पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो बात जो है ऐसे फ्रिवलेस सी नहीं हो सकती। वहाँ पे बहुत सारा कुछ देख के और कमेंट किया जाता है या एक तासुर बनाया जाता है या दिया जाता है। जी पंजाब में predominantly for the past 30-35 years almost, you've seen that N League has been in authority and in power, और यहाँ पे जो हालात मुतवातिर बनते चले आए हैं, आप 2-4 सिटी सेंटर्स के या जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, जिसमें पिंडी हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, टू सम एक्सटेंट सियालकोट, सरगोदा एंड गुजरांवाला, एंड मे बी वेरी लिमिटेड एक्सटेंट मुल्तान, जिसकी डेवलपमेंट में बेसिकली जो है वो मखदूम यूसुफ रजा गिलानी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। इन 4-5 अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा तो पंजाब की जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। अच्छा, तो इन्हीं चीज़ों के वजह से आप ये देखें कि 2018 से पहले एक मखसूस जमात के लिए एक माहौल बनाया गया। आपने खुद भी देखा, हमने भी देखा, हमने तो खैर पेश भी किया, उन सारी चीज़ों को एक ख़ास माहौल बनाया गया, लेकिन बहुत हद तक जो माहौल उन्होंने खुद क्रिएट किया, यानी इमरान खान को अगर 50% सपोर्ट दी गई तो 50% उन्होंने अपनी सपोर्ट खुद जनरेट भी तो की ना जी, एंड दैट वाज बेसिकली फ्रॉम पंजाब। ट्रू, केपीके का जो था सो था केपी एंड कराची। हाँ, यू कैन से, यानी जिस तरह से एमक्यूएम को 18 के इलेक्शन से पहले डिसइंटीग्रेट किया गया, उसको डाइल्यूट किया गया, कई हिस्से बकरों में उसको तकसीम किया गया, अगर वो ना होता तो शायद वहां पे सूरत हाल उस वक्त की कराची की भी कुछ और होती। ठीक, लेकिन क्योंकि आपने देखा कि फारूक सत्तार साहब को ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन ही वाज टेकन इनटू कस्टडी, और उसके बाद आगे पीछे जो कुछ भी होता रहा, आई मीन दैट्स समथिंग ऑफ द पास्ट, बट उन चीज़ों को ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि ये हालात तब बनाए गए थे। उसके बाद वहाँ पे पीटीआई को जो है वो तो क्या अभी हालात एक खोसा साहब, क्या अभी हालात किसी और पार्टी के लिए बनाए जा रहे हैं? इज दैट ट्रू? जी पार्टी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, नवाज शरीफ साहब के लिए, हाँ शख्सियत के लिए जरूर बनाए जा रहे हैं, बना दिए जा चुके हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बनाए नहीं जा रहे, बना दिए जा चुके हैं। या यही शख्स थे जो आज से 5 साल पहले जो है शदीद किस्म के मुजरिम ठहरे थे, यानी कौन सी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का ऐसी शिक थी जो इनके ऊपर लागू नहीं होती थी, कौन सा ऐसा मामला था जो इनके ऊपर नहीं बनाया गया था, या जो तब इनके ऊपर बनाया गया था वो गलत था, या जो जिस तरह से आज इनको एक केस से दूसरे केस में जिस आसानी से और जिस तरह से क्लीन चिट मिल रही है और जिस तरह से ये ड्राई क्लीन हो रहे हैं, या फिर ये गलत है, किससे सवाल करें? मैं तो अमूमन ये बात करता हूं कि जिन लोगों ने उस वक्त इनके खिलाफ ये कार्रवाइयां की थी, सही थी या गलत थी, ये एक और बहस है। अगर गलत थी तो क्या उनके खिलाफ आज कार्रवाई होगी? तो यही बहस तो अवाम में भी है ना, इसीलिए तो अवाम में इतना शदीद गम और गुस्सा भी तो है ना। दिस इज द रीजन, देखे ना, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी वजीर आजम अपना टेन्योर नहीं पूरा करती, अगर वो अपना खुद से टेन्योर पूरा कर ले तो मे बी थिंग्स वुड नॉट बी एज बैड एज दे आर नाउ। बट अरशद वोरा साहब,
जो खोसे साहब की एनालिसिस है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? क्या आपकी तो कराची के हद तक, सिंध के हद तक उनके साथ पार्टनरशिप भी है, बट ओवर एंड अबव क्या आप एग्री करते हैं इन बातों से? लेकिन जो एनालिसिस खोसा साहब ने 2018 के इलेक्शन का दिया, डेफिनेटली इट इज ट्रू। एक माहौल, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि माहौल भी बनाया गया था, बल्कि इट वाज डिसीजन बेशक पहले क्यों हो, और जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, जो वोटों का टर्नआउट था, जो रिजल्ट टीवी पर आ रहे थे, आना शुरू हो गए थे, और जो ट्रेंड चल रहा था, अचानक जो है 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद जो कुछ हुआ, वो सिस्टम RTS सिस्टम बैठ गया, और डेफिनेटली कराची में जो है एक्सपेक्टेड था 3 से 4 सीटें PTI की, और कराची से जब सेंट्रल पंजाब से उनको जो है 10, 12, 14 सीटें कम मिली, तो कराची की 14 सीटें उनको डाइवर्ट कर दी गई। वो कैंडिडेट जो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे PTI के इलेक्शन, वो अपने अपने घरों को जाके सोच के थे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी नजर नहीं आते थे, और वो अपने घरों में जाके सो गए थे। उन्हें पता था कि वो हार चुके हैं, उन्हें सोते से जगाया गया कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अगर इस तरीके से रिजल्ट हुआ, तो फिर मुल्क का हाल भी उसी तरीके से होना था, जो आपने देखा कि PTI की गवर्नमेंट के आने के बाद शुरू में जिस तरीके से उनकी कमिटमेंट थी, बल्कि हमने तो गुड विशेस का इजहार भी किया था, वेल विशेस फॉर देम, कि अल्लाह करे वो कुछ चेंज लेकर आए, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज लेस ऑफ एक्सपीरियंस कह लें, या विजन तो खैर सबके बड़े अच्छे होते हैं, बट टू इम्प्लीमेंट इट एंड द टीम दे हैड, I think they couldn't deliver it. I think they didn't have a plan basically. यही They didn't have a plan. They didn't have a team. क्योंकि वो सारा they had a team, but they didn't have a plan, क्योंकि वो one man show था, execution नहीं, जो टीम भी थी ना, जी, जो टीम भी थी ना, जो टीम भी थी, वो भी जो है सब जो है वो पैसा बनाने के चक्करों में लग गई। अच्छा, जो सच्ची बात है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूँ, वो टीम भी पैसा बनाने के चक्करों में, वो पहली दफा आए थे ना, इसलिए पहली दफा आए थे, और उनको ऐसा था कि उनके पास पता नहीं दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जो करना है, जो लूटना है, आज ही लूट लो। उन्होंने हद कर दी थी लूट मार की। तो कोई केसेस क्यों नहीं बनाए PDM की गवर्नमेंट ने उन पर? अब ये तो PDM की गवर्नमेंट से आप पूछे ना, कि आप भी तो उसका हिस्सा थे ना अरशद साहब। अरे 15-16 महीने में जैस्मीन देखें, केसेस नहीं बनते, केसेस जो बने हुए वो तो बने हुए ना, सामने आ तो रहे हैं, लोग अभी आएंगे, आप फिक्र नहीं करें, ये कहीं बच के नहीं आने वाले। ये जितनी जल्दी इन्होंने जिस तरीके से पैसा बनाया है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखें, मैं सिर्फ कराची की एग्जांपल दूंगा, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस कि कराची में हुआ क्या है। इनके एक MPA को MNA को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए, 14 MNA यहाँ से थे, तकरीबन समझ लें कि 28 अरब रुपए 2 दफा दिए गए। अब 28 अरब रुपए का क्या बनाया उन्होंने इस 28 अरब से? उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज बनाई लंदन में और अमेरिका में, उन्होंने अपने यहाँ पे घर बनाए। मतलब जो इनके MNAs थे अरशद साहब, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें नामवर काफी मतलब वेल नोन MNAs थे, तो उनको वफाक की तरफ से ये बजट मिला, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि किसी हल्के में काम नहीं हुआ? किसी हल्के में काम नहीं हुआ, आटे में नमक के बराबर भी नहीं हुआ। ओके, वो तो लूट मार का एक चांस था। देखिए, इट इज दी, मैं आपको बताऊं कि देखिए, MKM के पास सीटें बहुत कम थी, MKM के पास सिर्फ 7 वोट थे। MKM ने PDM का साथ देने का जो फैसला किया, उसमें MKM के 2 ऑब्जेक्टिव थे। देखिए, MKM चाहती तो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के साथ एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे। MKM ने गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन की पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में, बट ऑन दी अदर हैंड MKM ने जो अपना उनसे प्रॉमिस किया गया था कि भाई ठीक है, आप जो है ये सेंसस जो है, सेंसस आपको पता है कि हमेशा जो है 10 साल बाद होते हैं। MKM की एक कंडीशन थी कि सेंसस जो है आपने करवाने हैं 5 साल में। सेंसस हुए, सेंसस के नतीजे में पहली दफा सिंध अर्बन की, कराची की पॉपुलेशन पूरे सिंध में, सिंध रूरल से परसेंटेज वाइज ज्यादा आई, ये आज तक नहीं हुआ हिस्टोरिकली। और उसमें भी जो है MKM के एक वर्कर का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने जो है जाकर सेंसस कमीशन के साथ लोगों को जाके गिनवाया। पहले 1,35,00,000 की आबादी सामने आई, फिर 75 लोगों को जो है और ऐड किया गया, और उसके नतीजे में कराची को जो है MNA की एक सीट कराची को एक्स्ट्रा मिली। सिंध
रूरल की कम हुई, कराची को जो है 3 MPA की सीटें ज्यादा मिली। अच्छा अरशद वोरा साहब, एक ये बात बता दीजिएगा, पीडीएम की हुकूमत के बाद अब किसी भी पार्टी की क्या वाज़े पॉपुलैरिटी मौजूद है कि कोई भी पार्टी, और दूसरा देखिए सब ये कह रहे हैं कि बड़ा नविश्ता दीवार है कि एक माहौल बना दिया गया है और इलेक्टेबल्स भी उधर ही जा रहे हैं और झुकाव भी है, तो जाहिर सी बात है 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है PMLN से उसके कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। लेकिन जितना लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जानते हैं, एक चीज ये भी याद रखनी चाहिए, देखिए जी सॉरी खोसा साहब, disagree with you. You want to, okay, please, good, that's great. मतलब मैं तो एक ये बता रही हूँ कि ये एक माहौल बनाया गया ना, but for that I also wanted to add on and you खोसा साहब can comment on this कि भाई उनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा केस है, तो क्या 44 दिन में ये सारी चीजें इतनी जल्दी तय हो जाएंगी? Will he also get a clean chit from the Supreme Court because ताहयात नाअहली का एक अमल तो है ना अभी, it's How long present. has it been since he's come back to Pakistan? I think Almost about a month. About a month. And 1 महीने के अंदर तो उनको काफी सारी क्लीन चिट्स मिल गई हैं और जिस अंदाज में मिली जा रही हैं उनको, तो मेरे ख्याल में अगले 40 दिन में अगर इसी तरह से गंगा बहती रही तो बाकी क्लीन चिट्स भी उनको मिल जाएंगी, या एटलीस्ट उनको इलेक्शन लड़ने जोगा या कंटेस्ट करने लायक जो है वो तो वो कर ही देंगे। लेकिन जो अरशद साहब बात कर रहे थे ना, मैं उसमें जरा ऐड करना चाहूंगा जी कि ये करप्शन की दास्तानें जो हैं ये कराची की हद तक तो बड़ी कम होंगी। जिस तरह से, जिस बेदर्दी से पंजाब को लूटा गया है, आपका हाथ हमेशा पल्स पे होता है, आप इन चीज़ों को कवर करते रहे हैं और मीडिया बाय एंड लार्ज इन चीज़ों को उजागर करता रहा है लोगों के सामने। जी जिस तरह से पंजाब में उन 3.5 सालों में लूट खसूट का बाजार गर्म था, पाकिस्तान की तारीख ने कभी उस तरह का लूट खसूट का बाजार गर्म नहीं देखा होगा। जब आप टीम की बात करते हैं इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की, यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट द पब्लिक एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक, एक कैंपेन चलाई गई कमोबेश 7-8 साल करप्शन के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, इजारादारी के खिलाफ, सीनियर पॉलिटिशियंस के खिलाफ, विरासती सियासत के खिलाफ, ये एक पूरी एक सोची समझी कैंपेन चलाई गई, ठीक, जिसके नतीजे में मैंने जो बात कर रहा था कि अगर कोई 50% इमरान खान को पुश दी गई थी तो कोई कमोबेश 50% उन्होंने शायद सपोर्ट पब्लिक में अपने लिए भी गैदर की हो। उनके बहरहाल एक किरदार और उनकी शख्सियत थी इस हवाले से। लेकिन उन उम्मीदों के टूटने के बाद जो इस वक्त पब्लिक की सूरत हाल है, यानी इमरान खान साहब के साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है उसके जवाबदेह इमरान खान साहब हैं और वो कारबंद उसके ऊपर अदलिया पाकिस्तान है, उन्होंने करना है जो कुछ करना है। लेकिन इस वक्त जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो खास अच्छे नहीं हैं और खदशा मुझे इस चीज़ का है कि शायद इन इलेक्शंस के अंदर अगर बदस्तूर इसी तरह से ये एक तमाशा चलता रहा, जिस तरह से ये एक सियासी तमाशा इस वक्त चलाया जा रहा है, तो लोगों का टर्नआउट भी कम होगा। आप देख लीजिएगा, खास तौर पे उस तबके का जिस तबके ने शायद जिंदगी में अर्बन सेंटर्स में पहली दफा पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट दिए थे एक नई उम्मीद के तहत, बिल्कुल ठीक, या उस नौजवान के लिए जिसने एक बेहतर फ्यूचर के लिए किसी के ढकोसले में या किसी के फॉल्स प्रॉमिसेस पे एतबार करते हुए जाके और पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला था, उन लोगों के लिए जो मायूसी का आज आलम है। आप जब क्वेटा की बात कर रही थी बिलावल के हवाले से, तो बलूचिस्तान में आप पंजाब की बात छोड़ दें, आप KPK की बात छोड़ दें, आप सिंध की बात छोड़ दें, जो बलूचिस्तान की महरूमियां हैं वो तो बदस्तूर चलती आ रही हैं ना जी, वो तो चलती आ रही, खत्म तो नहीं हुई। पंजाब में कुछ हालात बेहतर हो गए होंगे पहले की निस्बत, सिंध में कुछ हालात बेहतर हो गए होंगे पहले की निस्बत, KPK में कुछ हालात बेहतर हो गए होंगे पहले की निस्बत, लेकिन बलूचिस्तान तो बेतरतीब पीछे की तरफ जा रहा है ना जी। तो वहाँ पे जाके जब बिलावल ये बात करते हैं कि जी मैं आपके मसाइल को जानता हूँ, मैं आपके हालात को समझता हूँ, मैं आपके वसाइल के जो मामलात हैं उनको समझता हूँ और मैं आपको वो मौका फराहम करना चाहता हूँ अगर आप मुझ पर एतबार करें कि मैं आपके लिए बेहतरी के असबाब पैदा करूँ। यू सी, ओवरनाइट टर्नओवर तो कोई नहीं कर सकता, जिस तरह से इमरान खान साहब ने उस दौर में कहा था कि जी बस 100 दिन के अंदर जो है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पाकिस्तान। लीव द 100 days अलोन, 3.5 साल के अंदर हम लोग पस्ती की तरफ ही गए ना जी। वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ हिम, वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंट टीम और व्हाटएवर हूएवर, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, जब आप पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे, जब आप डाइवर्शंस करके और रास्ते बनाएंगे किसी के लिए,
तो फिर यही हालात होंगे जिन हालात को हमने पिछले 3.5 साल और फिर उसके बाद 1.5 साल जो है उन कार्यों का और उन जो खताकारियां थी उनका नतीजा उन 1.5 साल में मजीद खराबी की तरफ हमें लेके गया, हमें बेहतरी की तरफ नहीं लेके आया। अरशद वोरा साहब, अगर सवाल पहले से ही इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन के बाद कौन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ कैसे मजबूत होगा? मतलब है कि जिन मुश्किल मराहल से गुजरना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कप ऑफ टी, योर कॉफर्स आर एम्प्टी, मुल्क आपसे नाराज है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, बड़े डिफिकल्ट टाइम्स हम देख रहे हैं, नेबर्स हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, लाइक अनगिनत मसाइल हैं इस मुल्क के। लेकिन उसके लिए सुनने में आ रहा है कि पता नहीं, शायद अंदर एक सोच भी है और बाकी आई डोंट नो, पीपल्स पार्टी की भी यही सोच होगी कि भाई अगर किसी को क्लीन मेजॉरिटी नहीं मिलती और एक हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट मिलती है तो फिर फैसले कैसे लिए जाएंगे? देखें जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि ये तो एक रियलिटी है, इट्स अ रिटन फैक्ट के किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, हम सबको पता है कि अगर हम जाए तो सिंध में जो है वो नजर आता है कि पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है, तो पंजाब में जो है वो PMLN स्ट्रांग है, और कराची का आपको सिनेरियो पता है। I don't agree. सिमिलरली जो है बलूचिस्तान इज अ डिफरेंट एंटिटी और आपका KPK इज अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक, बट द थिंग इज, मैं आपको बताऊं, ये जो अभी से बातें हो रही हैं कि किसी के साथ फेवरिज्म किया जाएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। वजह यह है असल में जो 2018 के इलेक्शन हुए ना, उस इलेक्शन ने लोगों का कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक करके रख दिया है। नहीं लेकिन वो ठीक है अरशद साहब, लेकिन केसेस में जिस तरह रिलीफ दिया जा रहा है या जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट एक्ट कर रही थी और जिस तरह केसेस, लेकिन जैस्मीन केसेस बने भी तो उसी तरह थे ना। हाँ, वो आपका बात नहीं, दैट्स ट्रू। तो सर फिर देन समबडी है, नहीं आई कंप्लीटली एग्री अरशद साहब जी। एक प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से हटा दिया गया, वो भी तो आपके सामने है ना, कि जो है एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और किस केस में हटाया। तो खोसा साहब यही तो कह रहे हैं कि या मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान आज भी लाडला है, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस बन गए, लेकिन आज तक अभी तक उसको जो है किसी केस में सजा नहीं हुई है। आप ये देखें, इमरान खान के तो जो नवाज शरीफ को आपने जिन केसेस पे हटाया है, आप ये देखें वो केसेस जो है उसको, अगर इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात क्या बहुत सारी चीजें तो हमने देखी हैं, खुद अवाम ने देखी है। तो इमरान खान के ऊपर, इमरान खान को तो अभी तक किसी केस में कोई सजा नहीं सुनाई गई, उसके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। तो बात यह है कि आपने नवाज शरीफ पे जो केस बनाए थे, इवन जरदारी साहब पे जो केस बनाए थे, क्लियर हुए, मतलब पॉलिटिकल केसेस थे, वेरी क्लियरली दे वर ऑल पॉलिटिकल, और जिस तरीके से हटाया गया था। तो अब अगर वो केसेस क्लियर हो रहे हैं तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी बात है वो केसेस क्लियर होना। लेकिन आप PTI के चेयरमैन ने जो कुछ किया है, आप तोशाखाना केस का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है कि एक हमारी पूरी जो है हमारे एक दोस्त मुल्क सऊदी अरब, हमारी रेपुटेशन क्या रही, मतलब कुछ भी है वो, वेदर इट वाज इशू ऑफ, वो घड़ी थी, घड़ी बिकने तो चली गई ना, क्यों गई, कैसे गई? नहीं, आपको ऑनर दिया है आपके दोस्त मुल्क ने, वो ऑनर बड़ा रेयर किसी को मिलता है। खाली तोशाखाना नहीं है, अलकायदा ट्रस्ट है। जी कोसा साहब प्लीज करें, कमेंट करें। यू सेड यू डिडंट एग्री आल्सो, आई हर्ड दैट, ऑन व्हाट? when he spoke about पंजाब, एक उस पे मैंने कहा कि मैं एग्री नहीं करता। दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के और दीगरान के केसेस भी खत्म होते रहे। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस तो अब भी चल रहे हैं, और मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ तो रेफरेंसेस अब भी चल रहे हैं, नैब रेफरेंसेस चल रहे हैं, बिल्कुल नैब रेफरेंसेस चल रहे हैं। और वही नैब जिसने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए थे 2000 गालिबन 15-16 के ऑनवर्ड, ये जो तहकीकात शुरू हुई थी और उसके बाद जो रेफरेंसेस कायम होने शुरू हुए, वही नैब आज अदालत में पेश होकर कहती है कि जी हम इन केसेस को परसू नहीं करना चाहते। व्हाट डू यू टेक ऑफ दैट? आप उससे क्या तासुर लेंगे कि नैब का क्या रवैया और ये क्या हो रहा है?
यानी जो इदारा उनके खिलाफ केसेस पहले बना रहा है, हाँ, अब कह रहे हैं हम नहीं बनाना चाहते, मुजरिम करार दे रहा है उनको कि जी ये जुर्म इन्होंने किए हैं, इनके खानदान के अफराद ने किए हैं, वही इदारा आज पेश होकर अदालत में कह रहे हैं कि जी नहीं, हम इनके खिलाफ जो है वो केसेस को परसू ही नहीं करना चाहते। आई मीन, इज दिस अ जोक? ये आम आदमी के खिलाफ रेफरेंसेस हों, यानी झूठी सच्ची दरखास्त जो है वो थाने आ जाती है, उसका सारा खानदान उठा के अगले थाने में बंद कर देते हैं। हाँ, तो उससे सालों लग जाते हैं इस मसले से निकलने के लिए। नहीं बीबी, आप किसी जिले की कोई हालात उठा के देख लें, मैं अक्रॉस द बोर्ड आपको कह रहा हूं, पंजाब में जाके आप किसी थाने के हालात उठा के देख लें, अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भिजवाएं। छोटे से जुर्म में अगर वो मुजरिम जो है या वो मुलजिम जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगता, तो उसको प्रेशर डालने के लिए उसके सारे खानदान को थाने में बंद कर देते हैं तब वक्त कि वो खुद पेश ना हो। यहाँ पे एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में लाहौर की सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, इस्लामाबाद की सड़कों पे फिर रहे हैं और मरी जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनके लिए पूरे के पूरे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि वक्त के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो न पहुंचे। आप इन चीजों से क्या लेते हैं? आज भी होता है दोस्त खोसा साहब। जी सर, मैंने कहा ये बिलावल साहब के लिए भी होता है यही प्रोटोकॉल। आपने सर वो मुजरिम नहीं है ना मुलजिम है, वो मुलजिम नहीं है ना मुजरिम है। एंड उनके खानदान की जो शहादतें हैं, उनकी जमात की जो शहादतें हैं, कोई और जमात, आपकी जमात के अलावा मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई और जमात दिखा दे। उनके खिलाफ तो थ्रेट्स हैं, मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, कल भी थे। उनकी वादा के साथ क्या हुआ, उनके नाना के साथ क्या हुआ, नहीं तो एक सेकंड खोसा साहब, इस तरह तो के साथ क्या हुआ? ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर खोसा साहब और वोरा साहब ये बता दें, अरशद वोरा साहब, कि फिर तो इस तरह कंफ्यूजन ही रहेगी ना कि पहले केस ठीक थे या अब जो खत्म हो रहे। हम ये तो मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये खोसा साहब तो इसमें वो जवाब दे रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जो जिनको आप केसेस कह रहे हैं भाई वो हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, हम पे गलत केसेस बनाए गए हैं, उजलच में जल्दी में। तस्लीम किया है कि जो उसके साथ हो रहा है वो ठीक है या गलत है? कोई नहीं तस्लीम करता। यही इदारे थे जिन्होंने आप ही के मीडिया के चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के उस वक्त घंटे घंटे की तकरीरें हम सुनते थे। इन्हीं इदारों के नुमाइंदे जो हैं और जो उस वक्त गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे वो बैठ के हमें तफसीलें बताया करते थे, अवाम को, आई मीन हमसे मुराद अवाम को, कि जी इस तरह से ये जुर्म जो है इन लोगों ने किए हैं। वो क्या थे, पापड़ वाले थे और पता नहीं कौन कौन थे, ये मैंने या आपने तो नहीं निकाले थे ना, ये इदारे वाले निकाल के आए थे। इन बेनामी अकाउंट्स के जो मालकान थे या इनकी जो रकूम बनी, जी एग्जैक्टली, ये मैंने आपने तो नहीं निकाले थे ना, इन्हीं इदारों ने निकाले थे जो आज अदालतों में पेश होके कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं हम। That is why the people of Pakistan are disappointed for while going towards election. Yes, इसीलिए तो वो disappointed है। This is what I am saying. अगर यही इंजीनियरिंग इन्होंने करनी है और यही हालात इन्होंने बनाने, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाने की क्या जरूरत है? जिसके सर पे ताज रखना है रख दें। लेकिन क्या पता मामलात ऐसे ना हो जैसे लग रहे हैं अरशद वोरा साहब, जैसे मामलात लग रहे हैं इसी कोशिश में है ना। मेरे भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके लिए कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए दोस्त खोसा साहब जो है ना बड़े फॉर्चुनेट हैं, मतलब ये वो जिसको कहते हैं गोल्डन स्पून लेकर पैदा होना, ये उन इलेक्टेबल में से हैं कि जो अगर कल, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए कि ये एमसीएम जैसी जमात में भी शामिल हो और उस इलाके की नुमाइंदगी ये करते हैं जो कि जाहिर सी बात है कि निगलेक्टेड है। तो एमसीएम भी उसी तरह की जमात है, तो ये जहाँ जाएंगे ये इनका काम है डिफेंड करना, मेरा भी काम है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना। तो मैं ये समझता हूँ, देखें केसेस चाहे कोई से भी केसेस पिछले दौर में जो थे, पर्टिकुलरली इमरान खान के दौर में, मैं ये समझता हूँ कि वो केसेस नाजायज थे। वो कोई बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हमने नहीं देखे इस तरह के केसेस। हाँ, मिसालें मिलती हैं, भैंस चोरी के केस में भी लोगों को अंदर किया गया है, बट लेट अस लुक वे फॉरवर्ड। Okay. और हमें ये अब जो है, चले ठीक है, लास्ट कमेंट ये बता दें सर, ये जो नई तरीके इंसाफ के जो चेयरपर्सन है और जो जिस तरह इलेक्शंस हुए, इनसे बातचीत हो सकती है? मुझसे पूछें या दोनों से पहले उनसे पूछूंगी फिर आपसे पूछ। जी
देखिए जैसे हमने तो एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है कि आप आर्टिकल 140A को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमने डिफाइन करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेजेंट की है और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था। ठीक। और आर्टिकल 140A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। तो हमने एक अमेंडमेंट दी है जिसमें 35 पॉइंट दिए हैं, हमने उसकी प्रेजेंटेशन की, उसमें जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये उसमें नहीं कहा कि दिस इज रॉन्ग, सबने उसको सपोर्ट किया है। PMLN उसको सपोर्ट करने की, हाँ उसकी नोक पलक दुरुस्त की जा सकती है, लेकिन बेसिक आइडिया इज कि आपने जब 18वीं तरमीम के तहत सूबे को आपने जब इख्तियारात दे दिए तो सूबे के बाद NFC से जब सिंध जैसे सूबे को 15 साल में 22,000 अरब रुपए मिले हैं तो वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे भी आना चाहिए, तहसील पे भी लोअर आना लेवल चाहिए, ठीक, और जो है यूनियन काउंसिल पे भी आना चाहिए। जब तक आप UC लेवल के लोगों को बाइख्तियार नहीं करेंगे, आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ठीक, तो आप नहीं कर सकते। आप ये हम 25 साल से हम यही रोना रो रहे हैं, ये आई एग्री विद यू। मैं अब क्योंकि लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ, खोसा साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है, नए चेयरपर्सन से बातचीत हो सकती है? देखिए जी, मेरे नुक्ता नज़र में तो जब कोई उस सतह का लीडर अंदर जाता है तो वो सजा के लिए कम जाता है, मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा जाता है। ठीक। क्योंकि जब तक वो बाहर होता है तब तक उसके दाएं बाएं बैठे लोग उसको एक लाइन के ऊपर फोकस नहीं करने देते। मियां नवाज शरीफ की मिसालें आपके सामने हैं। मेरे ख्याल में एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान में दी जा सकती है, वो आसिफ अली जरदारी की है जिसने 14 साल जेल भुगताई। वरना हर जो उस सतह का जो सियासी कायद था या शख्सियत थी वो 1.5 साल बाद किसी न किसी तरह से बाहर निकल ही जाते हैं या जलावतनी इख्तियार कर लेते हैं या खोसा साहब यू हैव टू वाइंड अप, यू हैव अबाउट 10 सेकंड्स है। ये चीजें होंगी, आप देखेंगे आगे भी ये चीजें होंगी, ये चलेंगी आगे। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, नून के साथ भी यही हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, अब PTI के साथ हो रहा है इस मौजूदा दौर में, जिसका भी दौर है वो आप खुद तयन करें इसका। ठीक है, इसका तयन ठीक है, मैं खुद करती हूँ, आप भी इसका तयन करें। बड़ा वाज़ेह है कि काकर साहब का दौर है और उसके अलावा बड़ा मजबूत केयर टेकर है, इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम इज शॉर्ट राइट नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खोसा साहब से गुफ्तगू करते थे, अरशद वोरा साहब से, और हमें शुरू में ज्वाइन किया था दानियाल अजीज ने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।